जी को नमन और सभी जुड़े हुए भैया दीदी को प्रणाम। तो भैया जी का जो आज छठा हम लोगों के साथ समाधान के लिए, हमारे पास जो जिज्ञासा है उसके समाधान के लिए जुड़े हुए हैं। और हम लोगों को पिछले सत्रों में और सत्रों में बहुत ज़्यादा उपकार हुआ है। तो पिछली बार जो बहुत अच्छा लगा भैया जी का कि हम लोगों को अध्ययन क्यों करना है ये स्पष्ट हो जाना चाहिए, उसमें काफ़ी स्पष्टता हुई और कुछ उदाहरण के साथ भी स्पष्ट किए कि हम कुछ भी करते हैं तो उसका उद्देश्य होता है। तो यहाँ भी अध्ययन जब हम लोग कर रहे हैं, अध्ययन का उद्देश्य क्या हो, और हम लोगों को एक बड़ी बात लगती है कि दिशा क्या हो, कि हम भटकाव नहीं आए अध्ययन में। तो भैया उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हाँ थोड़ा सा और सुनना चाहेंगे कि हम लोग की दिशा सटीक हो अध्ययन की, और फिर आगे जो बचे हुए प्रश्न है उस पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले भैया से, साधन भैया जी से सुनना चाहेंगे कि अध्ययन में सटीकता और स्पष्टता कैसे हो, आगे कैसे गति बने, इस पर थोड़ी और स्पष्टता हो भैया। भैया जी भैया सभी को नमस्ते। पूज्य बाबा जी को, माता जी को नमन करता हूँ, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। भैया मेरा अनुमान ही है जो मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो कोई मैं आधिकारिक व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं अध्ययन करके बोध और अनुभव को हो गया हूँ, ऐसा कोई आदमी नहीं हूँ मैं। तो ये ध्यान रखा जाए। बातचीत बहुत सारे मित्रों के साथ बहुत अलग अलग बिंदुओं पर हुई है, बाबा जी के साथ तो हुई ही है। उन्हीं के आधार पे जो मुझे समझ में आया है उसको मैं रख रहा हूँ। तो उसमें थोड़ी जगह बना के रख दीजिएगा मेरे लिए कि कमियों को मतलब ध्यान आकर्षण कराने का। एक तो ये था। दूसरा भैया, जिसको बाबा जी अध्ययन बोल रहे हैं उसके पहले बाबा जी बार बार एक चीज बोल रहे हैं कि विज्ञान ने तर्क को स्वीकार किया, आदर्शवाद तर्क को स्वीकार नहीं कर पाया। तो विज्ञान ने तर्क को स्वीकार करने के बाद वो सारी चीजों को पहले तर्क में ही समझने में सफल हो गया। जैसे अंतरिक्ष में जाना है तो अंतरिक्ष के वातावरण को यहाँ बैठे समझ गया। कहीं उपग्रह भेजा, मान लो मंगल में या शुक्र में, तो यहाँ बैठ के चांद में यहाँ बैठ के वहां के वातावरण को समझा और वहां भेज दिया। तो ये जो चीजें हैं, जैसे चांद में वजन 1/6 हो जाता है, यहाँ बैठ के हम समझ गए, है ना। पृथ्वी गोल है, शायद ही कोई घुमा होगा पहले, उसके पहले लोगों को पता हो गया था पृथ्वी गोल है ना। तो पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, सभी सूरज के चारों तरफ, ये तर्क विधि से ही मनुष्य ने पा लिया। तो तर्क एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल है, उससे जागृति को भी समझा जा सकता है, अस्तित्व को समझा जा सकता है, व्यवस्था को समझा जा सकता है, तार्किक निष्कर्ष हो सकते हैं। पहला भाग ये आता है। दूसरा भाग आता है अभ्यास। क्या अभ्यास? अपने शरीर को व्यवस्था में जीने के लिए तैयार किया। शरीर छोटा होता है, कोई काम का नहीं होता, धीरे धीरे उसको साधा जाता है और व्यवस्था में जीने योग्य बनाया जाता है। तो इसी को दूसरी भाषा में कह रहे हैं 4 विषयों पर नियंत्रण, 5 संवेदनाओं पर नियंत्रण और 3 ऐषणाओं में प्रवृत्त होना और 3 ऐषणाओं से प्रामाणिकता की तरफ जाना। ये कदम है। इसको कोई एक स्टेप बोल रहा है, कभी उसको 2 स्टेप बोल रहा है, पर मुख्य रूप से बात यह है। इसके पहले भी कोई बोल सकता है कि हाँ शरीर को नियंत्रित कर लेना, खड़े हो पाना, मुंह से भाषा बोल पाना, स्वस्थ रहना, ऐसे बहुत सारी चीजें आई। तो ये बड़ा आधार कार्यक्रम है कि हम फाइनली, मान लीजिए मैंने दर्शन को पढ़ लिया, समझ में आ गया कि व्यवस्था में जीना है, फिर क्या होगा? सोचते सोचते मुझे साक्षात्कार हो जाएगा। मैं अव्यवस्था में जीऊंगा, व्यवस्था में भागीदारी नहीं करूंगा और व्यवस्था को सोचते रहूंगा, तो मुझे साक्षात्कार बोध अनुभव हो जाएगा। पहले मुझे लगता है कि इस लाइन को सॉल्व करना पड़ेगा अपने आप में। व्यवस्था में जीने से ही व्यवस्था का साक्षात्कार होगा। न्याय में जीने के साथ ही न्याय का साक्षात्कार। मान लीजिए मैं बाबा जी के साथ न्याय में जी लिया, न्याय में जी लिया, मेरी हैसियत नहीं है, उनके प्रभाव में आकर जी लिया, क्योंकि उनके पास
वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा सब है। और मैं किसी कोने में चाहता हूँ ऐसा। वो चाहत दोनों में फलीभूत हो सकती है। ऐसी संभावनाओं के आधार पर उनके सानिध्य में मेरे से कभी कभी न्यायपूर्ण व्यवहार जैसा होने लगता है। उसी समय मुझे न्याय साक्षात्कार का मतलब है न्याय से भेंट होना। माने हम न्याय में जी रहे हैं तभी न्याय भेंट हो। अच्छा, ये मैं अपनी ताकत से नहीं जी रहा हूं न्याय, मैं उनकी ताकत से जी रहा हूं उस समय। लेकिन मुझे न्याय का एक स्वाद मिल गया। अब ये जो स्वाद मिल गया, ये मुझे प्रेरित करता है बार बार कि उस स्वाद को लेने जाऊं। जैसे रसगुल्ला खाने के बाद उसके स्वाद के लिए एक लालच होता है, वैसे ही इस प्रकार के भैया आप म्यूट हो गए। भैया आप म्यूट हो गए। फोन कुछ क्या है, जैसे कोई फोन आता है ना भैया, मैं बाहर हो जाता हूँ, पता नहीं क्या चीज है ना। भैया बाहर नहीं होते, केवल म्यूट हो जाता है, बाकी आप जुड़े ही रहते हैं। अच्छा, चलिए देखते हैं अब से करते हैं। हाँ। तो न्याय में, धर्म में, सत्य में यदि हम जिएंगे, माने वो आचरण करेंगे, तब उसका साक्षात्कार होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हम तर्क बहुत अच्छा दे सकते हैं। कुछ दिनों के बाद हम रोज रोज नए नए तर्क और नए नए उपाय गढ़ सकते हैं। तो एक प्रकार से ये बुद्धि विलास का जो कार्यक्रम कहा जाता है ना, वो होके रह जाएगा। तो जैसे ही हम एक स्टेप पर पहुंच गए तार्किक रूप से, उसके बाद स्वनियंत्रण के ओर जाना आवश्यक होता है। व्यवस्था के पांचों आयाम में हाथ डालना पड़ता है ना। 4 विषय 5 संवेदनाओं पर नियंत्रण के लिए मन होता है या मन होना चाहिए, और उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास में सफलता नहीं मिलती है, कई बार 2-4 दिन होता है, फिर टूटता है, फिर 2-4 दिन होता है। ये चलते चलते धीरे धीरे उसमें इसको हम किसी जगह पर मिस कर दिए। जबकि बाबा जी बार बार लिखे, आप अनुभव दर्शन को खोल के देखिए, दूसरे तीसरे अध्याय में लिखे, यह है सब जगह घूम फिर के लिखा हुआ है। न्यायपूर्ण व्यवहार का अनुकरण, धर्मपूर्ण विचार में प्रसक्त हो, यह अभ्यास पूर्वक, प्रयास पूर्वक होता है, तब साक्षात्कार होता है। अब हम इसमें कुछ जानकारी ज्यादा ले लिए। मान लिए मैंने देख लिया कि पृथ्वी के चारों तरफ ये 9 ग्रह है या 8 ग्रह है, हर एक के किसी के 2, किसी के 4, किसी के 40 चंद्रमा है, मान लो देख लिए। इसके बाद और छोटे छोटे ग्रह भी, उसके 4 ग्रह नहीं बोलेंगे, और ग्रह से भी छोटे टुकड़े, उपग्रह से भी छोटे टुकड़े घूम रहे, वो भी है, मान लिए, वो भी गिन लिया। गिनने के बाद अब आता है कि भाई सूर्य क्या किसी की तरह चारों तरफ घूम रहा है, उसको पता करो, उसके चारों तरफ कितने हैं, वो भी गिन लो, फिर उससे बड़े के चारों तरफ घूमो। तो ये एक अनंत यात्रा है। आप हजारों साल तक गिनते रहेंगे तो भी अस्तित्व कभी खत्म नहीं। ये रूप और गुण की तरफ हम जाने लग गए। फाइनली ये हमको एक समय में हमको थका देगा। आम के पेड़ में कितना जड़ है, कितनी पत्तियां हैं, कितने फल लगे हैं, इसकी गिनती का कोई मतलब नहीं। हमारी आवश्यकता के बराबर है कि कम है, ये गणित। उसको पर्याप्त पानी, खाद, हवा, जो भी पोषण है मिल रहा है कि नहीं, ये सोच। तो इस जगह पर आ पाना और उसको अभ्यास पूर्वक लागू कर पाना, ये अध्ययन है। तो व्यवस्था में जीना ही अध्ययन है, व्यवस्था में जीने के लिए अध्ययन। तो भैया इतना कार्यक्रम मुझे समझ में आया है, और सारी जो तकलीफ है, हम किसी जगह पर, मैं भी उसमें अपने को शामिल करता हूँ, कि किसी जगह पर मैंने सोचने वाले कार्यक्रम को ज्यादा महत्वपूर्ण मान लिया, जीने वाले को कम महत्वपूर्ण मान लिया, और यही दूरी है। सोचने वाला एक बार सोच लिए, निर्णय हो गया, अब उसको जब तक जिएंगे नहीं, आगे सोचने का कुछ नहीं। तो हम हर बार नए नए तरीके से उसी बात को बोलेंगे, उसी बात को बोलेंगे। कुछ लोगों को अच्छा भी मिल लगता है, प्रेरणा भी होती है, हमको भी अच्छा लगता है कि लोगों ने सुन लिया, है ना। आप मेरी बात सुनते हैं, मुझे अच्छा लगता है।
ये अच्छा लगना और अच्छा होना, इसमें दूरी नहीं रहना चाहिए, है ना, वो मेरे ध्यान में हमेशा बना होना चाहिए। तो ये अंततः जीने की तरफ प्रवृत्त होता है। उसके बाद फिर अध्ययन है। अध्ययन माने अधिष्ठान की साक्षी में, अनुभव की रोशनी में, माने हमारी आत्मा ने उस घटना को साक्षी की। आत्मा न्याय को ही साक्षी करेगी या धर्म को करेगी? तो ये कार्यक्रम इस रूप में बहुत ही छोटा है। तो भैया मुझे इतनी बात समझ में आई है, इतना मेरा निवेदन है। बहुत बढ़िया भैया। जो तर्क में स्पष्ट होता है उसको फिर अभ्यास में ही पूरा कर हो सकता है, अभ्यास से ही गति बनेगी। तो बहुत अच्छा। इसमें और किन्हीं भैया दीदी को कुछ जिज्ञासा रखनी हो तो रख सकते हैं, और जी भैया। या फिर पूरा हो गया हो तो भैया हमने कहीं पढ़ा था संवाद में कि बाबा जी ने कहा है कि साक्षात्कार का जिस प्रकार से उन्हें साक्षात्कार हुआ वैसे ही हमें होंगे। तो उसमें उन्होंने कुछ ऐसा कहा है कि जर्रा जर्रा को उन्होंने पहचाना, और उसमें उन्होंने परमाणु के सिद्धांत को देखा, परमाणु को देखा, फिर आगे जो भी अणुपिंड आदि को देखा, विकास क्रम को देखा, और फिर जो पूरे अस्तित्व दर्शन की बात जो बाबा जी ने रखी है उन सबको पहचाना। तो इस आशय से हमें भी परमाणु सिद्धांत को देखना, परमाणु से अनुरचना, फिर प्राण कोशाओं को की रचना, फिर इस प्रकार से आगे जीवावस्था, ज्ञानावस्था, इन सबको देखना एक आवश्यकता समझ में आती है। तो इस अर्थ से अध्ययन की मतलब जो परिधि होगी, और आज जो साइंस के द्वारा हम सबके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, और उन इन्फॉर्मेशन में जो भी बातें हैं, तो इन दोनों को तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम किस प्रकार से अध्ययन की इस भूमिका में प्रतिष्ठित हों कि हम जर्रा जर्रा के साक्षात्कार पूर्वक मैं स्वयं में सत्व की प्रतिष्ठा को पहचान पाऊँ, जैसा कि बाबा जी ने पहचाना था और हमें उपलब्ध कराया। तो क्या बारीक बिंदु होंगी या वो बारीक लाइन होंगी जिसमें से हम इस बात को पहचानेंगे कि इतना इन्फॉर्मेशन हमारे लिए पर्याप्त है, इतना इन्फॉर्मेशन हमारे लिए आवश्यक नहीं? इसको थोड़ा और क्लियर करेंगे। जी भैया, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न उठाया। देखिए, कुछ चीजें पृथ्वी का जो व्यास है, जो डायमीटर है पूरा, वो यानी परिधि है, वो 40,000 किलोमीटर है। मैंने कहीं पढ़ा है। क्या मैं नापूं उसको या विश्वास कर लूं? हिमालय 8,848 मीटर ऊंचा है, मान लूं या ये कर लूं। अपन वैसे ही देखते हैं कि जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, उसके बहुत सारे कांस्टेंट होते हैं। ऐसे बहुत सारे कांस्टेंट हम फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जी जैसे कुछ होता है, ग्रेविटेशनल वाला कांस्टेंट, एक्सीलरेशन का कहीं कहीं कुछ है, इसको हम सीधे सीधे मान लेते हैं। मैंने बचपन से मान लिया था कि हिमालय में बर्फ, देखा बहुत सालों के बाद, मान लिया था। तो ऐसे बहुत सारी चीजों को हम मान लेते हैं, तभी आगे बढ़ते हैं। तो पहला काम, कुछ चीज को हमको मानना ही। हर चीज को आप जानने जाएंगे तो पृथ्वी गोल है, आप जानते रहिए, आप उधर तर्क सोचेंगे और उसको जान पाएंगे। बहुत बड़ा चीज हम परंपरा पर विश्वास करते हैं, मान लेते हैं। एक भाग तो ये वाला होता है। दूसरा भाग, कुछ चीजें तर्क में चाहिए, जैसे पदार्थावस्था पहले आई कि प्राणावस्था पहले आई। अब मैंने उसको साक्षात्कार नहीं किया है, लेकिन तर्क में मैं इतना निश्चित हूं कि यदि पदार्थ नहीं रहेगा तो भैया पेड़ पौधा खड़ा कहां रहेगा? दूसरा, उसको पानी चाहिए, उसको हवा चाहिए, उसको भोजन चाहिए, कहां मिलेगा? तो मेरे में 100% ये बैठ गया है कि पहले पदार्थावस्था हुई, और पदार्थावस्था पूरक है तभी प्राणावस्था आई, दूसरा हो ही नहीं सकता। वैसे ही तर्क से मैं ये भी समझ लिया कि प्राणावस्था के बाद ही जीवावस्था आई, पहले नहीं। और ये करते करते मैं मानव तक आ गया, और मैं तृप्त नहीं हूं, ये भी मुझे पता है। और यदि किसी ने कहा कि मैं तृप्त हूं और उसके लिए रास्ता है, तो उसको अटेम्प्ट करने की, उस पर विश्वास करने की एक तो मौका बनता है।
क्योंकि परंपरा में हम बहुत सारी चीजों पर विश्वास किए, तो उस पर विश्वास करने में वो ऐसा चीज नहीं बोल रहे हैं कि हिमालय से कूद जाओ या भूखा रहो या किसी को मार दो, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहे। बहुत ही सामान्य बातें हो रही है जो व्यवस्था में जीने के लिए हम 95% तो हम पहले से सुने ही आए। क्यों जिए उसके लिए उन्होंने एक नया अस्तित्व का, व्यवस्था का, मानव का कंसेप्ट दिया। तो उस तर्क से ये चीजें समझ में आ जाती कि यही जीने की विधि। तो अब उधर ज्यादा ध्यान न देकर साक्षात्कार में परमाणु कब दिखेगा, पहले मैं साक्षात्कार के योग्य मानसिकता और अभ्यास आचरण बना लूंगा तब होगा। बाबा जी को कब दिखा, समाधि पहुंचे, समाधि पहुंचने के लिए पहले उनको ध्यान में जाना पड़ा, ध्यान में जाने के पहले प्रत्याहार हुआ। उस पूरी प्रक्रिया में उन्होंने परधन परनारी परपुरुष परपीरावाड़ा कोई काम नहीं किया, स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दया पुकारी करते रहे, असंग्रह किया, स्नेह किया, ये सब करने के फल में उनको ध्यान लगा। ये नहीं करेंगे और ध्यान का अभ्यास करेंगे, किसी को भी ध्यान नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये पतंजलि महाराज बोल के गए, सारे साधु बोल के गए, मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूं, उन्हीं की बात दोहरा रहा हूं। बाबा जी भी यही बोल के गए। तो यदि मैं दर्शन को ज्यादा पढ़ूंगा या इसको ज्यादा सोचूंगा तो मुझे साक्षात्कार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मुझे कुछ तर्क ज्यादा मिल जाएंगे, मैं ज्यादा लोगों को सेटिस्फाई कर सकता हूँ, इस लेवल में तो आ सकता हूँ, इतना ही होगा। मेरे में क्वालिटेटिव चेंज बिल्कुल नहीं होगा। मेरे में क्वालिटेटिव चेंज होने का एकमात्र तरीका है कि मैं उस आचरण में प्रतिष्ठित हो जाऊं जो डिजायर्ड है, जो अपेक्षित है, उसमें मुझे हर हाल में आना पड़ेगा, तब अध्ययन शुरू होगा, अपने आप होगा, उसके बाद कुछ करना नहीं। तो साक्षात्कार तक ही जो पुरुषार्थ है, इसका मतलब यही है कि उसका बैकग्राउंड बनाना पुरुषार्थ। बैकग्राउंड में है वो आचरण है और एक तर्क वाला भाग है। तो तर्क वाला भाग तो हमने कुछ बना लिया, अब सोच रहे हैं कि हम को आचरण नहीं करना, केवल तर्क कितने वहां तक पहुंच जाएंगे। तो इस जगह तो मैं भैया, जी भैया फिर से नमस्ते। जी भैया, स्क्रीन में कुछ दिख रहा है। हेलो जी भैया, अब आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ भैया, स्क्रीन में कुछ चल रहा है, आपके भी उसमें आया है क्या? नहीं, हाँ, अब चले गए हैं भैया। अच्छा जी, ठीक है। तो वही कहना है कि हम यदि जीने की जगह तक नहीं उसको कनेक्ट कर पाएंगे तो साक्षात ये फिर से म्यूट हो गए। जी जी भैया, ठीक है ना? हाँ ठीक है, आवाज आ रही है। जी, तो स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य में जीना और इस प्रकार की सारी चीजों को कर पाना है ना, तो यही योग्यता बनती है जिसके बाद साक्षात्कार हो। तो पहला चरण पठन, सुनना, तर्क करना, तार्किक निष्कर्ष ला लेना। इसके पहले से ही हम लोग कुछ न कुछ आचरण अच्छा कर रहे हैं, तभी इसको सुनने का मन कर रहा है। हर कोई इसको नहीं सुनता है और उसमें जो है अच्छाइयों को और बढ़ाना, कमियों को दूर करना, यही सोचना पड़ेगा और यही कार्यक्रम है। नहीं तो गति नहीं बनेगी कोई भी साधना में। बता ना कि पतंजलि महाराज पहले यम नियम बोल रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं कि आसन प्राणायाम प्रत्याहार, प्रत्याहार के बाद धारणा बोल रहे हैं। प्रत्याहार मतलब पूरी दुनिया से विरक्ति हो गई है तब धारणा लो, उसके पहले यदि आसक्ति है और धारणा लोगे तो वही सोचोगे जिसको परधन परनारी परपुरुष और परपीड़ा बोल रहे। आसक्ति में आदमी क्या सोचेगा? ये तो वहां पर ध्यान आकर्षण की जरूरत है, बाबा जी ने बार बार बोला है और उसको मुख्य कार्यक्रम बनाया है। जी भैया, मेरे को इतना ही। प्रश्न का उत्तर हो गया या नहीं?
जी भैया, तो पहली आवश्यकता जो है प्रारंभिक सूचनाओं से जो हमारे में तर्क पुष्टि होती हैं मनन पूर्वक, और इस प्रकार से जीने में अभ्यास की कड़ी जब तक हमारे जीने में नहीं जुड़ती हैं तब तक आगे के साक्षात्कार की बात सोचना जो है सही नहीं। तो ये स्पष्ट हुआ, अर्थात व्यवस्था में जीना और व्यवस्था में जीने के साथ साथ अध्ययन की जो प्रक्रिया है वह विकसित होती हैं, और इस प्रकार से जो हम स्वयं में ही इन बातों को पहचान ही पाएंगे कि कितने इन्फॉर्मेशन हमारे लिए आवश्यक हैं और कितने इन्फॉर्मेशन आवश्यक नहीं हैं, और इस तरह से साक्षात्कार की जगह को हम सुनिश्चित कर पाएंगे। इतनी बात मुझे समझ में आई भैया। ऐसा जी भैया, इतना ही बोला है मैंने भी। जी, प्रकृति पर विश्वास करेंगे, प्रकृति के साथ जिएंगे तो प्रकृति का साक्षात्कार होगा। मैं बैंक पर विश्वास करूंगा, बैंक के साथ जीऊंगा, संग्रह में जीऊंगा तो संग्रह का साक्षात्कार होता है तो होगा, इसका तो नहीं होगा। जी भैया, बहुत बढ़िया भैया। जैसा जीने की चाहत है वैसा जीने का अभ्यास करना होगा। जो जहाँ से शुरू करना है, जो सूचना के आधार पर स्थिरता होती है स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य व्यवहार में, वहाँ जो शुरू कर सकते हैं वहाँ से प्रारंभ करना है। इस पर और यदि किसी को का कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं, या फिर आगे जो पहले से पूर्व निर्धारित प्रश्न है वहाँ लोग रखेंगे भैया के सामने। तो किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं। भैया मैं पूछ सकती हूँ? बिल्कुल। हाँ भैया, मैं भूमिका हूँ, आत्म यूनिवर्सिटी से हूँ। और नमस्ते भैया। मैं ऑनलाइन वीडियो से भी अध्ययन करती हूँ, और जो एनसीपी दिल्ली के वीडियोस है आपने, जिसमें आपने बाबा जी की वो पूरी बायोग्राफी, कैसे उनको समाधि हुई, फिर संयम हुआ, मतलब वो सब मैंने वीडियोस देखे हैं। और मुझे ये पूछना था कि अभी जो ये अष्टांग योग की प्रैक्टिस हम करते हैं, मैं भी करती हूँ, तो उसका कोई रोल है इस कंटेंट को मतलब समझने के लिए, या फिर उसमें गति करने के लिए? यहाँ पर श्रीराम भैया आए थे, अभी हमारे यहाँ वो 6 महीने का पठन सत्र चल रहा है, तो मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने बताया कि नहीं, वो अष्टांग योग के जो 8 लिम्स है उसका कोई रोल नहीं है इस कंटेंट को समझने के लिए। तो मुझे ऐसा क्वेश्चन हुआ कि बाबा जी को तो मतलब उसी से हुआ, वो ठीक है कि उन्होंने इतना सारा तर्क दिया, तो अभी हमें तो बिना अष्टांग योग को साथे ही मतलब ये कुछ समझ में थोड़ा थोड़ा आने लगा है, लेकिन जैसे मेडिटेशन का या उसका कोई रोल है इस कंटेंट को मतलब और गति से समझने के लिए? ये मेरा क्वेश्चन था। जी दीदी, देखिए, अष्टांग योग माने क्या? पहला यम, दूसरा नियम। तो यम का मतलब क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये चाहिए। तो सत्य बोलना पहले, ये अभ्यास करना होता है ना। बाबा जी भी बिल्कुल नहीं बोल रहे कि झूठ बोलो। अहिंसा, किसी को मारो, ये भी नहीं बोल रहे हैं। अहिंसा और हिंसा किसको बोलते हैं वो स्पष्ट हो गया। अस्तेय, चोरी नहीं करना, बाबा जी भी बोले, अनुभव दर्शन में तो लिखा भी है एक जगह। अपरिग्रह, संग्रह नहीं करना, बाबा जी बोल ही रहे। शौच माने शरीर मन इसको साफ रखना, वो भी लिखा है। तो इन चीजों को कोई भी मना नहीं कर पाए। तो पहला अभ्यास यही है, और ये हमको बचपन से हमारे माता पिता घर वालों ने कराया है। सच बोलो बोलते हैं, है ना। सच बोलने के लिए कभी इनाम भी देते हैं, टॉफी भी खिलाए, वो आदत बन जाए। डरो नहीं, गलती भी किए हो तो भी बोल दो, मारेंगे नहीं। तो और नियम भी वही है। दूसरा, उसके बाद फिर शरीर को संयमित करने के लिए बात, आसन प्राणायाम जो। तो इतना पोर्शन तो बिल्कुल कोई खराब नहीं है। थोड़ा थोड़ा इसमें अंतर जरूर है। ये 4 तो ठीक है, 4 में कम से कम 2 तो जरूरी है। इसी को दूसरी भाषा में बोल रहे हैं स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य। इसी को दूसरी भाषा में बोल रहे हैं। इससे ज्यादा पॉजिटिव है, इसका सार्वभौम स्वरूप ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। इसके बाद प्रत्याहार को नहीं बोल रहे हैं, प्रत्याहार करना ही नहीं है।
प्रत्याहार का मतलब होता है संसार से विरक्ति हो जाए, उसके बाद धारणा लेंगे, तो इससे कोई लेना देना नहीं है फिर अष्टांग योग का और मध्यस्थ दर्शन का। उतना भाग शरीर को संयमित करना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, शरीर को साफ रखना है, घर को साफ रखना है, ये जो चीजें हैं वो सही है और वो हमको बचपन से भी सिखाया गया है। अष्टांग योग के नाम से हो, हमारे देवी देवताओं के नाम से हो, या कोई भी भौतिकवादी विधि से नहीं साफ होगे तो बैक्टीरिया आ जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे, कुछ भी बोला गया है वो सब सही। तो ये चाहिए, इतना ही है। बाकी यदि हम एकाग्रता की प्रैक्टिस के लिए कुछ करते हैं तो उसमें हजारों प्रकार के अभ्यास हैं। अभी भौतिकवाद ने भी बहुत सारे अभ्यास निकाले हुए हैं जो मॉडर्न लोगों ने, बहुत सारे। तो उसको भी यदि कोई करना चाहे कर सकता है ना। तो एकाग्रता के बढ़ाने के लिए कुछ अभ्यास लोग करते हैं। लोग जैसे मेमोरी क्लास लेते हैं, लोगों ने मेमोरी बढ़ा लिया है। कई लोगों को मैं जानता हूं जिनने मेमोरी को इम्प्रूव कर लिया। तो ये सब चीजें काम में आती, इसको आप कर सकते हैं। लेकिन अंतिम चीज तो उतना ही है कि 4 विषयों से शरीर को नियंत्रित करना है, 5 संवेदनाओं में नियंत्रित करना है। अब उनका 5 संवेदनाओं में नियंत्रित, मुझे मिठाई अच्छा लगता है तो मैंने मिठाई छोड़ दी, इस ढंग से नियंत्रित करते हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं, परिवार व्यवस्था में मिठाई बनती है तो खा लो, है ना। स्वधन पूर्वक यदि परिवार व्यवस्था में जीते मिठाई खा लो, ऐसा नहीं कि मैं खाया दूसरे का छीन लिया, है ना, ये भी ना हो। तो परिवार व्यवस्था को ध्यान में रखकर यदि हम खाना खाते हैं, हमारे स्वास्थ्य को ध्यान में रख के खाना खाते हैं, जो दिनचर्या या व्यवस्था में भागीदारी में व्यवधान नहीं होता है, उतना खाना, उतना मिर्ची, उतना मिठाई खाते हैं तो अच्छी बात है, स्वास्थ्य व्यवधान हो। तो इसमें थोड़ा सा अंतर ये आ जाता है। व्यवस्था में भागीदारी के लिए आप मिठाई खा सकते हैं, उतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, है ना। 4 विषय, स्वनारी स्वपुरुष भी उसी प्रकार एक प्रकार का स्वनियंत्रण ही है। जो 4 विषय का जो नियंत्रण है उसको यदि अपन ध्यान से देखेंगे, वही स्वधन है, वही स्वनारी स्वपुरुष है ना, और दयापूर्णकारी। ये 4 विषय को नियंत्रित करने का एक सार्वभौम और सार्वकालिक फॉर्मूला है। वो नियंत्रित हो गया तो हम और आगे बढ़ेंगे। पहले दूसरी विधियां थी, बताया ना कि मीठा अच्छा लगता है तो मीठा छोड़ दो, उस विधि से नियंत्रित किए, वो कम काम करेगा। कई लोग को काम भी करता है, लेकिन ज्यादा है कि परिवार में मिठाई बनेगी तो खाएंगे, है ना, जितना मिलेगा उतना खा लेंगे। नमकीन बनेगा तो भी खा लेंगे, क्योंकि यदि बनाने की हमारी जिम्मेदारी कभी आती है तो फिर हम सोचेंगे कि कितना बन सकता है, क्योंकि बनाने वाले भी मनुष्य हैं, उनके पास समय भी होता है। तो उस ढंग से व्यवस्था में जीने के क्राइटेरिया को ध्यान में रख के कार्य करने के लिए लोग कितने, उसके ढंग से हम 5 संवेदनाओं को नियंत्रित कर सकते। तो इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग है, लेकिन यदि कोई बताए कि एकाग्रता का अभ्यास करता है और कुछ करता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। हर हाल में ये जो प्रत्याहार को हमको जाना नहीं है, प्रत्याहार मध्यस्थ दर्शन से विपरीत स्थितियों की ओर जाता है, बस ये मन में आना चाहिए। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 4 की जरूरत नहीं। शुरू के 4 एक दूसरे प्रकार से अच्छे। जी भैया, बहुत बढ़िया। हाँ भैया, हो गया और स्पष्ट हो गया। और अभी जो मतलब पहले का जो रीडिंग था बहुत कुछ, तो वो जो टर्मिनोलॉजीज थी, लेकिन मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में जब सोचने जाते हैं तो मतलब अब बहुत सारा कुछ क्लियर हो जाता है। और बहुत मतलब कृतज्ञता भी साधन भैया के प्रति, और जितने भी प्रबोधक यहाँ पर आत्म यूनिवर्सिटी में आते हैं, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड है उसके लिए, क्योंकि ये कंटेंट मतलब इतना पावरफुल है कि सब कुछ, जैसे सोम भैया ने बहुत बार यहाँ पर हमारे यहाँ शिविर की तो बोला था कि एक बार ये कंटेंट को समझ लेते हैं तो फिर पूछने को कोई क्वेश्चन ही नहीं बचता। वो बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रश्न हम लोगों के लिए भी उपयोगी था और बहुत अच्छे से इसका जवाब भी आया, समाधान भी आया। तो आगे जो भैया, आगे जो प्रश्न है उसको रखें। जी भैया।
तो प्रश्न कुल 14 थे, जिसमें 8 पर चर्चा हुई थी। 9वां प्रश्न है, क्या रासायनिक क्रियाएं सिर्फ भूखा परमाणुओं के बीच ही संभव होता है? ये 9वां प्रश्न था। क्या रासायनिक क्रियाएं सिर्फ भूखा परमाणुओं के बीच ही संभव होता है? भैया मेरा तो ऐसा अनुमान है कि भूखे और अजीर्ण दोनों ही रासायनिक क्रिया में रत होते हैं, है ना। बाबा जी ने हालांकि कहीं ये लिखा नहीं है कि भूखा ही करेगा और अजीर्ण नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। और भौतिक रासायनिक क्रिया सभी करते हैं। हाँ, पृथ्वी के वातावरण में करते हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन किसी न किसी जगह पर ये रासायनिक क्रिया करेंगे, अलग अलग ताप और दाब और परिस्थितियों में करते हैं, करेंगे ही करेंगे। भौतिक रासायनिक क्रिया से जड़ परमाणु मुक्त है ही नहीं, इसलिए करेंगे। जी भैया। और अगला प्रश्न, क्या सभी अजीर्ण परमाणु विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं? हाँ भैया, विकिरण शब्द की आजकल अलग एक व्याख्या हो गई। पहले रेडियो एक्टिव को ही विकिरण कहते थे, अब शायद बहुत सारी चीजों को विकिरण कहते हैं, है ना। अभी जो विकिरण की जो हिंदी में शब्द है, उसके जगह अंग्रेजी का जो शब्द है, जो रेडिएशन है, ये नॉन जो ये है रेडियो एक्टिव है, उनके लिए भी होते हैं। तो विकिरण अब एक बड़ा शब्द हो गया है। लेकिन मध्यस्थ दर्शन में जिस प्रकार का विकिरण का प्रसारण किया जाता है, वो अजीर्ण परमाणु के लिए ही कहा गया है। जैसे एक बड़ी फेमस कहानी है, अब कहानी कितनी सही है वो तो नहीं जानता, बोले एक बार एक साइंटिस्ट ने यूरेनियम की खोज किया, तो दूसरा साइंटिस्ट उनके घर मिलने गया, तो उन्होंने बोला कि मुझे भी थोड़ा सा दो, मैं भी कुछ एक्सपेरिमेंट करूंगा। तो उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब में डाल के दिया, वो कोट के जेब में रखे और घर चले गए। 4-5 दिन के बाद उन्होंने देखा कि उनको एक घाव हो गया, और बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो टेस्ट ट्यूब के शेप का घाव, और जहां रखा था उसी के नीचे वो। तो उनको लगा कि हो ना हो उसी से हुआ है, तो फिर से उन्होंने रखा दूसरी जगह, वहां भी घाव हो गया। तो उनको एक नया चीज मिल गया कि ये ठंडी आग है, बाहर से तो कोई गर्मी नहीं है, लेकिन घाव जाता। तो इसमें कुछ ऐसे प्रभाव हैं जो हमको घाव बना दे रहे हैं। धीरे धीरे उस प्रभाव को ढूंढा गया, और यही फिर बाद में रेडियो एक्टिव प्रभाव कहलाया, है ना। इससे बाद में एक्सरे भी करने लगे, इससे बहुत प्रकार का रेडिएशन देके अभी जो कैंसर की चिकित्सा भी करने लगे। इसी में लोगों ने बहुत ज्यादा नियंत्रण पाया और काम किया। तो ये जो प्रॉपर्टी है, जो भूखे अजीर्ण जो परमाणु के साथ बाबा जी इस प्रॉपर्टी की बात करते हैं, है ना। इसके एक्सरे यही भाग है, या फिर अल्फा बीटा गामा, ये जो अलग अलग रेज हैं, तो ये एक बड़ा क्षेत्र हो गया है। और फिर बाद में ये पाया गया कि ये तो दूसरे में भी हो रहा है, पर जिसको बाबा जी जिस संदर्भ में कह रहे हैं वो यही विकिरण है, जो किसी चीज को डैमेज भी कर सकता है, खासकर प्राणावस्था को डैमेज कर सकता है, उसके न्यूक्लियस को डैमेज कर देता है, वो सेल मर जाते हैं और उसमें कोई गर्मी महसूस नहीं होती। जी भैया। जी भैया, तो अगला प्रश्न का भी लगता है कि इसमें उत्तर हो गया है। अगला प्रश्न है, विकिरणों के उत्सर्जन का आधार मध्य दर्शन के अनुसार क्या है? तो मुझे लगता है कि इसका शायद हो गया, या भैया इसको देख लें कि। जी भैया, मुझे भी लगता है हो गया। रामाशंकर भैया, ये ऊपर के 3 प्रश्न में कुछ आपको और कुछ करना है या आगे बढ़े? जी भैया, इसमें एक प्रश्न था भी कि परमाणु सिद्धांत में आधुनिक विज्ञान ने बाहरी परिवेश में स्थित परमाणु अंशों के आपस में आदान प्रदान से भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के यौगिक को पहचाना है, जबकि मध्यस्थ दर्शन ऐसी बात नहीं करता। तो मध्यस्थ दर्शन में यौगिक बनने में किस विधि की बात है? इसमें मुख्य बात यह है भैया कि जो प्रचलित विज्ञान के अनुसार है कि बाहरी जो परिवेश हैं उसमें अंश इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के आधार पर परस्परताएं जो हैं बनी हैं, और यहाँ पर हमें जो देखने में आता है कि 60 अजीर्ण परमाणु हैं और 60 भूखे परमाणु। इस प्रकार की अवधारणा को बाबा जी ने पहचाना, और इस प्रकार अजीर्ण और भूखा दोनों एक दूसरे को जो है बैलेंस किए हुए हैं
ऐसा विकास करूँ, तो इसमें आखिर प्रक्रिया क्या है दोनों के सह अस्तित्व का और दोनों के एक दूसरे के बैलेंसिंग का, ये हमें जानना था भैया। मैं रख पाया भैया? भैया आवाज आ रही है मेरी? जी भैया। मेरी आवाज आ रही? जी भैया आ रही। जी जी। तो भैया उनका जो पूरा सोच है कि ऊर्जा का जो आधार है परमाणुओं में, जो गति है उसका आधार जो धन और ऋण आवेश है, उसी के आधार पर उन्होंने पूरा सिस्टम को बनाया और जो इनर्ट गैसेस बनाया जिसके बाहरी जो परिवेश है वो संतृप्त होते हैं और उस संतृप्त के लिए ही काम करता है, उसके आधार पर उन्होंने पूरी थ्योरी को डेवलप किया है ना। और उसी के आधार पर जो बाहरी परिवेश का जो परमाणु है वो दोनों परमाणु का वो में भागीदारी करता है। एक अंश जो है दूसरे वाले में भी कर रहा है और पहले वाले में कर रहा है। इसको कह रहे हैं आचरण बदल जाता है। मध्यस्थ दर्शन में ये वाला कोई चीज है ही नहीं कि अंश निकल ही नहीं रहे। अंश यदि निकलेंगे तो 1 2 3 निकलेंगे, फिर वो चीज तो रह ही नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए क्लोरीन का एक चीज है, उसके बाहरी परिवेश से 1 या 2 या 3 यदि अंश निकल गए, उसके बाद वो बचा थोड़ी क्लोरीन, वो तो कुछ और हो गया, है ना। तो अंश यदि निकले तब तो खत्म हो गया, तो अंश तो निकलना नहीं है। इसको बाबा जी ने दूसरी भाषा में बोला कि इन्होंने अपने आचरण को त्याग दिया, एक नए आचरण के लिए सहमत हुए। अच्छा, अभी घूमना और आचरण का कोई डायरेक्ट इक्वेशन नहीं बना। जैसे 5 अंश का आचरण ये होगा, हम बता नहीं सकते। हमने देखा कि ये आचरण वाला 5 अंश वाला है, ये हो गया। या हम कोई ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पाए कि 6 अंश हो जाएगा तो उसका आचरण ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं पा रहे, है ना। हमने अलग अलग आचरण को देखा और अलग अलग अंशों को स्वीकारा हुआ है। और तो अंशों के आचरण से ये होगा ये ना पहचान के ऐसा होता है, उसमें इतने अंश होंगे, ये अनुमान लगाया गया। तो मध्यस्थ दर्शन में ऐसी तो कोई बात अभी तक तो मेरे सुनने में तो नहीं आया कि ऐसा कहा गया है। हाँ, ये जरूर कहा गया है कि दोनों ने अपने आचरण त्याग दिए, तीसरे आचरण के लिए तैयार हो गए। तो तीसरे आचरण के तैयार होने के लिए उनका स्वरूप कैसा है उसको तो हमको सोचना पड़ेगा। उस पर एक शोध हो सकता है, बहुत बढ़िया एक पॉइंट है। जी भैया। जी भैया। समीर भैया आप आगे बढ़ सकते हैं। जी धन्यवाद भैया। तो अगला प्रश्न है, क्या विकिरण जब मध्यांश से निकलते हैं तो सिर्फ ऊर्जा का उत्सर्जन विकिरण के रूप में होता है या कुछ मध्यांश के अंश भी निकले हैं? मध्यस्थ दर्शन के अनुसार बताएं, क्योंकि प्रचलित विज्ञान के अनुसार कुछ परिस्थितियों में अंश भी बाहर निकलते हैं। तो भैया यहाँ अंश बाहर निकलना तो रखें, लेकिन और थोड़ा सा इस पर स्पष्टता की आवश्यकता लगती है, क्योंकि पूरा वहां भी लगा कि और सुनने की आवश्यकता है फिर से। तो इसको भैया थोड़ा और स्पष्ट करें। भैया मेरी आवाज पहुंची? बिल्कुल भैया पहुंच गई है। थोड़ा सा ये करता हूं। प्रश्न 10वां है ना? नहीं 12वां है भैया। 12वां जी। क्या ऊर्जा का उत्सर्जन। भैया ऊर्जा क्या है? तो पहले यही समझना पड़ेगा ऊर्जा क्या है। निरपेक्ष ऊर्जा को तो पकड़ ही नहीं सकते, कोई पता ही नहीं कर पा रहा है। सापेक्ष कोई पता कर रहा है। तो जब भी ऊर्जा निकल रही है, माने ऊर्जा निकलेगी तो किसी दूसरे अंश में या दूसरे इकाई में पता चलेगा। किस रूप में पता चलेगा? यदि आप बहुत रूप से उसको तात्विक रूप में देखना चाहोगे, रूप के आधार पर, तो इनके अंशों के बीच की जो दूरी है परमाणु में वो बढ़ जाएगी या घट जाएगी, ये होगा और कुछ भी नहीं होगा। उसको यदि संवेदनशीलता के आधार पर पहचानेंगे, माने आंख से देखेंगे तो उसका जो चमक है उसमें परिवर्तन है, आंख से देख रहे हैं।
कान से यदि सुनेंगे तो उसका जो साउंड है उसमें परिवर्तन आ जाएगा, पहले से ही साउंड है उसमें थोड़ा परिवर्तन आएगा, है ना। वैसे ही उसका कोई टेम्परेचर है उसमें परिवर्तन आ जाएगा। तो मूल में परिवर्तन यही होता है और कुछ भी नहीं होगा। तो एक कोई भी इकाई है वो उसके प्रभाव में जैसे ही कोई दूसरी इकाई आती है उसमें इतने सारे परिवर्तन हो जाते हैं। बस रूप को देखेंगे तो उसके अंशों के या परमाणु के अंशों के बीच के रूप में या दो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है, इतना ही घटना होगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया लोहा जब पिघलता है वाला, तो क्या उसमें अंशों के बीच की दूरी घटी है या दो अणुओं के बीच की दूरी घटी है या बढ़ी है? तो मेरे ख्याल से लोहे को पिघालने के क्रम में परमाणु अंशों के अंदर आवेश पहुंचे नहीं पा रहे, आवेश अभी दो परमाणु के बीच की दूरी बढ़ी है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ा हुआ है, बस इतना ही घटना है। अभी अंदर में गया ही नहीं, 1800-1500 डिग्री टेम्परेचर में कुछ नहीं हो रहा है ना। तो इसका फल क्या हुआ? जैसे हमने दिया तो उस परमाणु में ऊर्जा दिया तो हुआ क्या? उसका ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ गया। और ज्यादा देंगे तो स्पेस और बढ़ जाएगा, गैस बन जाएगा। और ज्यादा देंगे फिर परमाणु के अंशों के बीच का दूरी बढ़ेगा। और ज्यादा देंगे तो फाइनली ये टूट जाएगा। ये है ना। तो घटना इतना ही होना है, दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी तो आचरण उसका बदलेगा, सिंपल, और कुछ भी नहीं है ना। आचरण बढ़ेगा माने उसका जो ध्वनि है ध्वनि बदल जाएगा, आंखों से देखते हैं उसका जो चमक है वो बदल जाएगा, है ना। उसका जो हीट है, टेम्परेचर है, वो बदल जाएगा। इतना हमेशा हो। ऊर्जा माने इतना ही और कुछ भी नहीं। ऊर्जा को इससे भिन्न रूप में पहचान ही नहीं सकते। दो रासायनिक ऊर्जाएं हैं जो इस स्टेज पे नहीं समझ में आएगी। रासायनिक चीजों को समझने के लिए हमारे पास दो यंत्र हैं, एक का नाम है जीभ और एक का नाम है नाक, है ना। जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं उसमें से जीभ और नाक जो है ये रासायनिक क्रियाओं को पहचानती है। एक को अपन रस या स्वाद कह रहे हैं, दूसरे को गंध कह रहे हैं। और भौतिक क्रियाओं को पहचानने के लिए कान है, आंख है और त्वचा है। ये 5 ज्ञानेंद्रिय। इन दोनों को मिला के हम पहचानना, निर्वाह करना कहते हैं। इसके शुद्ध तात्विक स्वरूप में जाएंगे तो परमाणु अंशों के बीच की दूरी बढ़ेगी या परमाणु के बीच की दूरी बढ़ेगी या अणु के बीच की दूरी बढ़ेगी, और यही प्रक्रिया होगी, इससे अधिक कुछ भी नहीं। ये आवेश पर डिपेंड करता है। जी भैया, मेरी ओर से तो बात हो गई। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बढ़िया। अच्छा, मध्यांश के अंश तो नहीं निकलते हैं, परिवेश के भी अंश नहीं निकलते हैं। यदि अंश निकलेगा तो एक ही बार निकलेगा ना, 1 सेकंड 2 सेकंड में सारा निकल के खत्म हो जाएगा, वो वस्तु ही नहीं रहेगी। मान लो अंश निकल गया, हमारे पास 1 किलो लोहा है, उसमें से यदि अंश निकल गए, वो लोहा थोड़ी रहेगा भाई। थोड़ी देर में दूसरी चीज मिलना चाहिए, वो तो मिलता नहीं। पीट लिए, गला लिए, कुछ भी किया, लोहा ही है। कभी कभी सोना भी मिलता या कभी कभी पानी मिलता, कुछ नहीं हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मध्यांश के या परिवेश के अंश नहीं निकलते हैं मध्यस्थ दर्शन के हिसाब से। जी भैया, रामाशंकर भैया, और कुछ इसमें? जी भैया, ये विकास भाई के प्रश्न थे, अगर वो कुछ रखना चाहें। विकास भैया, यदि इसमें कुछ और स्पष्टता चाहिए तो रख सकते हैं या फिर आगे बढ़े। भैया आगे बढ़ते हैं जी। मध्यस्थ दर्शन के अनुसार पदार्थावस्था में पत्थर, मणि, धातु, पानी इत्यादि आते हैं। क्या सिर्फ धातु ही होते हैं या कुछ और भी? क्योंकि प्रचलित विज्ञान के अनुसार जितने भी तत्व हैं उसमें लगभग 80% धातु हैं, उसके अलावा अधातु और उपधातु हैं। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि अधातु और उपधातु की चर्चा मध्य दर्शन में परिचय शिविर में प्राय नहीं रखे जाते हैं, और इस पर कुछ स्पष्टता की आवश्यकता महसूस हो रही है। जी भैया, बाबा जी का मुख्य काम तो मानव को समझना और समझाना है ना। भौतिक, फिजिक्स और केमिस्ट्री समझाना मुख्य रूप से उनका काम नहीं। और इनको यदि व्याख्या भी किया है
तो उपयोगिता विधि से करने की कोशिश किया। जैसे अपन देखेंगे पत्थर, पाषाण की जो ये किया कठोर और अकठोर भेद से, ये उपयोगिता विधि से। मणि का किरण ग्राही किरण श्रावी भेद से, तो उपयोगिता मूलक विधि से पदार्थ अवस्था को, प्राण अवस्था को समझाने की कोशिश की पूरा। जीव अवस्था को भी उपयोगिता और पूरकता, तीसरे विधि से इधर बात नहीं कर रहे, है ना भैया। और अभी जो पढ़ते हैं उपयोगिता कम है, उसका स्ट्रक्चर को, उसके अंदर की बॉन्डिंग को, इसको ज्यादा पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए गैस भी होती है ना, उसके बारे में बाबा जी ने ज्यादा बोला ही नहीं। और वैसे भी जो आप बोल रहे हैं अधातु धातु, इनकी चर्चा नहीं किया। मणि पाषाण बोल दिया, जो एक सामान्य रूप से पहचान में आता है। वही हम यदि सोचते हैं कि बाबा जी रसायन पढ़ा रहे हैं, तो उस ढंग से उनसे बात करना था कि रसायन शास्त्र लिखो। उन्होंने उतनी सूचना दे दी कि पदार्थावस्था में क्या क्या होता है, ताकि पदार्थावस्था प्राणावस्था के पूरक है, इतना पता हो जाए, ये बहुत है, बस यही समझना है। तो हमको क्या समझना है, उसमें अंतर आ गया है ना, बस नहीं अंतर है। उन्होंने जैसे कोई आम के पेड़ को गिने, पेड़ के जड़ को गिने और उस पर शास्त्र लिखे, वो गलत थोड़ी है। कोई पत्ती बोले, उसमें भी गलत नहीं है ना, वो लंबाई चौड़ाई की पता है, वो भी गलत नहीं, लेकिन हमारा प्रयोजन उससे पूरा नहीं। प्रयोजन के आधार पर इतना होने से अब मकान बनेगा, मिट्टी में अपन खेती, जैसे मिट्टी का उन्होंने किया उर्वरक और अनुर्वरक के, मिट्टी का इतना ही मतलब है ना। तो उपयोगिता मूलक विधि से पूरे दर्शन को समझाने की कोशिश किया, क्योंकि मनुष्य मिट्टी पत्थर हवा पानी के साथ जिएगा तो क्या होगा, पेड़ पौधों के साथ जिएगा तो क्या होगा, जीव भैया। जी भैया बहुत बढ़िया। उपयोगिता पूरकता के आधार पर ही और जो प्रयोजन है उसके आधार पर ही समझना है। और भैया अगला प्रश्न है, विज्ञान के अनुसार परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, उसका आधार है उनके बीच में अंशों का साझा या लेन देन होता है, मध्य दर्शन के अनुसार क्या है? वही तो बात हुई कि अभी तो मैंने बोला कि इस पर तो कुछ बाबा जी ने ऐसा बोला नहीं है, हमको इस पर शोध करना पड़ेगा। विकास भैया हैं, इस पर और कुछ स्पष्ट हुआ या और कुछ स्पष्टता चाहिए? हाँ भैया प्रणाम। जी भैया नमस्ते। भैया वो मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान में पॉइंट लिखा है 7वां नंबर पेज में, सभी प्रजाति के धातु विद्युत ग्राही होते हैं। हाँ ठीक। तो जैसे भैया वो प्रश्न इसलिए था, वो धातु अधातु धातु वाला, तो मतलब जो अधातु और अधातु जो है वो तो विद्युत ग्राही नहीं होता, मतलब वो विद्युत को ले जाने वाला नहीं होता। इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में मतलब मेरा प्रश्न था। हाँ भैया, आजकल तो हाई वोल्टेज में तो हवा भी ये हो गया है उसमें विद्युत को लेके जाता है। तो वोल्टेज की ही बात है भैया। अभी तो जो ट्रांसमिशन हो रहा है, जापान में लोगों ने, सुन तो ये रहा हूँ कि आधा किलोमीटर तक वायरलेस ट्रांसमिशन बिजली का कर लिया है ना। अभी भी जो हम कुछ भी बनाते हैं, जो इंडक्शन या मोटर वगैरह, वो तो हवा में ही ट्रांसमिशन हो रहा है ना। वो तो ऐसा ही बात है, जो बिजली जब कड़कती है तो उस समय जो मतलब एयर जो है बैड कंडक्टर है, तो उसमें गुड कंडक्टर बन जाता है, मतलब ऐसा। वैसे जैसे ट्रांसफार्मर बनाते हैं, तो बेसिकली ट्रांसफार्मर में जो इनपुट और आउटपुट है, उसमें तो डायरेक्ट कोई संपर्क है ही नहीं ना, तो एयर ही नहीं है। तो मेन इसी पे वैसे ही है। तो एक बहुत प्रारंभिक पहचान की बात कर रहे हैं ये बाबा जी, उस जगह पर वो बात कर ही नहीं रहे। हम उसको उस जगह पर कोई सूत्र ढूंढ रहे हैं, हो सकता है उसमें हो, या हम लोगों ने तो भैया पूछा नहीं।
कोई पूछे होंगे तो। जी भैया। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत स्पष्टता हुई। और जी। प्रश्न जो आज तय थे पूर्व से, वो प्रश्न पूरा हुए। इन्हीं को और कोई प्रश्न अपनी ओर से रखना हो तो और प्रश्न रख सकते हैं। हमारे पास 5 मिनट समय है। भैया से और कुछ जानकारी किन्हीं को लेनी है तो सबके लिए ये जानकारी उपयोगी होगा, हमारे लिए भी होगा। तो किन्हीं के पास यदि कोई प्रश्न हो इससे रिलेटेड या अन्य कोई प्रश्न तो रख सकते हैं। सादर आमंत्रित हैं सभी लोग। भैया ये इस समय में आप अपनी ओर से भी कुछ रखना चाहें हम लोगों के लिए कुछ और, तो जो प्रश्न में नहीं आया है वो भी हमारे लिए उपयोगी होगा। भैया जितना मुझे पता था उतना तो रख ही दिया। भैया एक बात जो मुझे लग रही है कि अब तक की जो चर्चाएं हुई हैं उसमें से बहुत अधिक जो निश्चित जिन बातों को हमें पहचानना है, जिस तरह से हमें स्थिर होना है, इन सब का काफ़ी स्वरूप जो है वह क्लियर होता जा रहा है। एक बात ये है कि जो बाबा जी ने कहा है कि परम दर्शन क्या है तो अस्तित्व दर्शन, परम ज्ञान क्या है तो जीवन ज्ञान, और परम आचरण क्या है तो मानवीयतापूर्ण आचरण। तो जो जो हमारा आज ये छठा सत्र है और छठवें सत्र में ये अपने में विश्वास और अपने में ये जिज्ञासा बलवती होती जा रही है कि परम दर्शन के रूप में जिस तरह से हमने अस्तित्व दर्शन को कहा है, उसी तरह से परम ज्ञान के रूप में जीवन को जो कहा है उसको समझना अब हमारे लिए बहुत आवश्यक हो गया है। तो जीवन के बारे में जिस प्रकार से अब तक की जो धारणा रही है, तो आमतौर पर परंपरा से हमें इतना तो पता चलता ही है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ या कुछ अलग वास्तविकता हूँ, अशरीरी हूँ ऐसा भी कहा। यहाँ पर बाबा जी ने एकदम स्पष्ट कराया है कि जीवन वास्तविकता है और जीवन शरीर नहीं है, किंतु जीवन मूलक रूप से मानवीयतापूर्ण आचरण स्पष्ट होते हैं। तो अब जीवन को बढ़िया से पहचानना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो गया है और उन बारीक लाइनों को भी देखना एक आवश्यकता बन गई है, जिससे कि हम जीवन और मेधस के में अंतर को पहचान पाएँ, जीवन और पूर्व की जो अवधारणा रही आत्मा रूपी अवधारणा, उनके बीच के भी अंतर को हम पहचान पाएँ। तो अगले सत्र में भैया हम इन विषयों को आपसे सुनना चाहेंगे। जी भैया। तो मेरी ओर से ये बात थी भैया। जी भैया, आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा भाव दिया, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। कोई भी कमियां यदि है, इसमें कोई त्रुटियां हैं तो आप मुझे बताएंगे, ध्यानाकर्षण कराएंगे, मेरी ये अपेक्षा रहती है। यही निवेदन फिर से कर रहा हूँ। ये बहुत धन्यवाद और आभार भैया कि हम लोगों को जो जिज्ञासा हम लोगों की थी और जो जहाँ लग रहा था कि इससे आगे अब कैसे क्या किया जाए पठन के आगे, बहुत स्पष्टता हुई। और जुड़े हुए सभी भैया दीदी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में हम लोग मिलकर समझने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसा प्रयास आगे भी जारी रहे, इसके लिए भी भैया से आग्रह है, सभी भैया दीदी से आग्रह है कि हमारे समझने में सबका सहयोग मिले। तो सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, सबों के प्रति आभार। बाबा जी को पुनः नमन। लगभग समय हो गया है, भैया रुका जाए। भैया सुनीता पटेल दीदी का हैंड रेज हुआ है, अगर उनको सुन सकते। अच्छा, करिए, क्या करेंगे? सुनीता पटेल दीदी का हैंड रेज हुआ है। दीदी तो रखें अपनी बात।
भैया लगता है ये गलती से हुआ है, तो आज सत्र को क्लोज कर सकते हैं। जी भैया, तो रुकते हैं। फिर से सभी को नमस्ते, प्रणाम। जी भैया, सभी को नमस्ते, बहुत बढ़िया। प्रणाम भैया, सभी को नमस्ते। धन्यवाद।